अभी ये जो वीडियो है ना उसमें मैं सिमिलैरिटी चैप्टर जो है हमारा ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर उस सॉल्व एग्जांपल्स के जो सॉल्यूशंस है या जो एक्सप्लेनेशंस है वो मैं लेके आ गई। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ाती हूँ और मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस डाल दिए हैं, मतलब कि मैंने सब कुछ डाल दिया है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो अलजेब्रा के हमारे 6 चैप्टर्स है और ज्योमेट्री के 7 चैप्टर्स है, तो टोटल 13 चैप्टर्स है आपको अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री को मिला के, और मैंने सबका वीडियो डाल दिया है। अभी ये जो वीडियो है ना उसमें मैं सिमिलैरिटी चैप्टर जो है हमारा ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर उस सॉल्व एग्जांपल्स के जो सॉल्यूशंस है या जो एक्सप्लेनेशंस है वो मैं लेके आ गई हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे सॉल्व एग्जांपल्स की भी डिमांड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखना, अगर आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे, ये हमारा चैनल है एज यू ऑल नो, ओके। तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा मेन प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आपको क्लास 10th अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। और अगर आप देखोगे तो मेरे वीडियो का जो ड्यूरेशन रहेगा वो थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा, 6 घंटा, 7 घंटा, 5 घंटा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर डाल देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारे प्रैक्टिस सेट के वीडियोस है, इसके बाजू में ही प्रॉब्लम सेट की भी सीरीज है, मतलब प्रॉब्लम सेट के भी वीडियोस अपलोडेड है। ओके, क्लियर हुआ ये दो चीज। और मैंने सॉल्व एग्जाम्पल वाली प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो आई होप अभी इसमें अभी तक जो हमारे अलजेब्रा के 2 चैप्टर्स है, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके मैंने वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल के। अभी आज मैं ज्योमेट्री का ये जो सिमिलैरिटी चैप्टर है उसकी सॉल्व एग्जांपल की वीडियो डालने वाली हूँ। तो प्लीज अपना टेक्स्ट बुक लेके बैठना, क्योंकि जो डिफिकल्ट वाले सॉल्व एग्जांपल होंगे ना वो मैं करवाऊंगी। अब देखो, पहले तो सॉल्व एग्जांपल टोटल 4 प्रैक्टिस सेट है। तो वी विल स्टार्ट विद द 1.1 के सॉल्व एग्जांपल, फिर 1.2 के, फिर 1.3 के, फिर 1.4 के। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा हमारा, ये एक्टिविटी बेस्ड है, ठीक है। ये है पेज नंबर 3, निकालो सब लोग टेक्स्ट बुक का। तो मैं भी कौन सा करवाऊंगी, देखो ये करवा रही हूँ, ये भी करवा रही हूँ और ये भी करवा रही हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल है। फिर ये वाला सॉल्व एग्जाम्पल, ये इधर देखो लिखा भी है सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये भी करवाने वाली हूँ, ये भी करवाने वाली हूँ, ये भी करवाने वाली हूँ, ठीक है। और ये वाला भी करवाने वाली हूँ, ओके। तो इधर हमारे ये 1.1 के जितने भी सॉल्व एग्जांपल है, देखो अभी हम फटाफट कर रहे हैं। 1.1 का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता चलना चाहिए, मतलब पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो सारे वीडियोस डाल दिए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले 1.1 के जो सॉल्व एग्जांपल है वहां से। सबसे पहले यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो निकालना है। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल एबीसी। तो ट्राइंगल एबीसी देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ट्राइंगल एबीसी मतलब ये वाला, ये है हमारा ट्राइंगल एबीसी। और सेकंड ट्राइंगल है एपीक्यू, ए पी क्यू, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल है और हमको ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का क्या करना है, रेशो निकालना है। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको पता ही होगा कि दो ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो होता है दैट इज इक्वल टू रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, है ना। ये हमारे 1.1 का मेन कॉन्सेप्ट है, तो वही यहाँ पे लिखना है। ओके, अभी देखो जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, अगर आप इसका बेस देखोगे तो इसका बेस क्या है पता है, इसका बेस है बीसी। और बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन निकल के आती है वो हाइट हो जाती है। तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, इसका जो बेस है, इसका जो बेस है वो है बीसी, और इसका जो हाइट है वो है ए आर। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बीसी और यहाँ पे आएगा हाइट ए आर। एक्चुअली में तुम लोग देखोगे तो ये दोनों ट्राइंगल का हाइट एक्चुअली में सेम है, ठीक है। और जो ये सेकंड ट्राइंगल है ए पी क्यू, इसका बेस है पी क्यू, इसका बेस क्या है पी क्यू, और इसका हाइट भी क्या है ए आर है, ए आर। तो एक्चुअली में हाइट हाइट से कैंसिल हो जाएगा और इनके एरिया का जो रेशियो आएगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको एक्टिविटी जब भी आता है ना, एक्टिविटी हम अपने हिसाब से या अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। हम लोग को जो बॉक्सेस दिया है वहां पे कुछ ना कुछ फिलअप करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। तो ये ट्राइंगल है एबीसी, वंस मोर देख लो एबीसी, इसका बेस होगा बीसी और इसका हाइट होगा ए आर, ठीक है। तो यहाँ पर आने वाला है बीसी इंटू ए आर, ओके। और एपी क्यू, ये जो अंदर वाला ये वाला ट्राइंगल है ना, अंदर वाला, इसका जो बेस है वो है पी क्यू और इसका हाइट होगा ए से जो निकलेगा वो दैट इज ए आर।
तो यहाँ पे अपने मन में ए आर कैंसिल हो गया, ठीक है, ऐसे कैंसिल मत करो क्योंकि ये एक्टिविटी है, आपको बॉक्सेस के मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसे कैंसिल मत करो, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा BC अपॉन PQ, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्चुअली में ऐसा है कि अगर दो ट्राइंगल का हाइट अगर इक्वल है तो इनके एरिया का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसेस हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ। अभी इधर देखो, इधर भी सेम चीज होगा, दो ट्राइंगल हो गए। तो सबसे पहला ट्राइंगल है LMN, ये पहला ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल का देखना आप क्या इक्वल है मुझे बताओ। और ये है DMN, ठीक है, ये क्लियर। मुझे सामने से पता चल रहा है कि इन दोनों का जो बेस है ना वो सेम है और दोनों का हाइट अलग अलग है, ठीक है। लेकिन लिखते टाइम तो पूरा हम ये कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि दो ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो यहाँ पे LMN का बेस क्या है, जो ट्राइंगल LMN है उसका बेस है MN, और बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे बेस है MN, तो यहाँ पे आएगा MN इंटू क्या होगा, हाइट क्या है LP। वैसे ही ये जो दूसरा ट्राइंगल है DMN, तो इसका बेस भी है MN। ओके, इसकी हाइट क्या होगी, जो बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है D, यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हाइट हो जाएगी, तो DQ। तो इनका जो दोनों का बेस है वो सेम है, तो बेस बेस से कैंसिल हो जाएगा, तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स होने वाला है। बट लिखते टाइम पूरा लिखेंगे। तो पहले लेते हैं ट्राइंगल LMN, तो इसका बेस हो जाएगा बेटा MN इंटू हाइट हो जाएगा LP। सेकेंड ट्राइंगल जो है ये वाला ब्लू वाला, ठीक है, तो इसका बेस है MN और हाइट हो जाएगा इसका DQ। तो ये अपने मन में ऐसे MN कैंसिल हो गया, तो आंसर होगा LP अपॉन DQ, ठीक है, क्लियर हो गया सबको, LP अपॉन DQ। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कुछ अलग सीखने मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, इन ट्राइंगल ABC M इज द मिड पॉइंट। देखो अगर ये M जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का। अगर M मिड पॉइंट है AB का तो इतना तो श्योर होना तुम लोग कि ये जो AM है और ये जो BM है वो इक्वल हो जाएगा, है ना। AM एंड MB बोलो BM बोलो एक ही बात है, ठीक है, सेगमेंट है ना वो। तो AM और BM इक्वल होगा। क्यों होगा टीचर इक्वल, क्योंकि यहाँ पे बोला है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसा बोला हुआ है, मैं नहीं बोल रही हूँ ऐसा। देखो M is the midpoint of segment AB and segment CM is the median. Obviously ये हमारा मीडियन होगा, सेगमेंट CM is the मीडियन। मीडियन क्या होता है, इसका डेफिनेशन चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम में सीखा होगा आपने, या आपने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा होगा। व्हाट इज मीडियन, मीडियन इज अ सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। देखो ये हमारा वर्टेक्स है ना, और ये कौन है, पॉइंट M कौन है, ये जो हमारा वर्टेक्स है ना, ये हमारा वर्टेक्स है ना, इस अपोजिट में जो साइड है उसका मिड पॉइंट है M। तो व्हाट इज मीडियन, मीडियन क्या होता है, मीडियन इज अ सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, तो इसलिए इसको मीडियन कहलाया गया है, ठीक है। बट इसका कुछ नहीं है, आप इसको इग्नोर करो, इसका कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि M इज द मिड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है सेगमेंट CM इज द मीडियन ऑफ द ABC, ट्राइंगल ABC। अब हमको यहाँ पे भी दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, और वो दोनों ट्राइंगल कौन है, AMC और BMC। तो जरा देखो AMC किधर है, AMC मतलब ये वाला ट्राइंगल, और BMC किधर है, BMC मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला। तो मतलब बहुत सिंपल है, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। अभी मैं पहले एक बता देती हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल का हाइट बेटा सेम है, ठीक है, दिख नहीं रहा है बट हाइट सेम है। कैसे सेम है टीचर, व्हाट इज हाइट, हाइट का डेफिनेशन बताओ तुम लोग। चलो मुझे देखो, जैसे अगर मैं ट्राइंगल ये जो है AMC, अगर मैं इसके हाइट की बात करूं, इसके हाइट की बात करूं, तो हाइट का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर मान लो ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, तो बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हाइट हो जाएगी, बरोबर। तो इसकी हाइट अगर मान लो नहीं दी है बट जानबूझ के मैं सपोज करो कि एक ड्रॉ कर ही देती हूँ, ठीक है, मैंने एक ड्रॉ किया बट यहाँ पे व्हाइट कलर से ड्रॉ हो गया, तो हम इसका कलर थोड़ा चेंज करके पिंक कर देते, ठीक है। तो मैं अपने रेफरेंस के लिए, और आपको ये नहीं करना है, प्लीज ये मत सोचना कि क्या ये हमको एग्जाम में बनाना है क्या, नहीं 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 नहीं, मैं समझाने के लिए बना रही हूँ, थोड़ा ध्यान दो मैं क्या बोल रही हूँ, सुनो तो पहले। ये हमारा ट्राइंगल AMC है, राइट। अगर हमने इसका बेस AM लिया है तो बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है C, वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन निकल के आएगी ना
ये हाइट हो गई बरोबर किसकी, ये वाले ट्राइंगल की, एएमसी की। दिमाग में आया, फिट कर दिया, ठीक है। अगर हम बीएमसी की बात करें अब तो बीएमसी ट्राइंगल इधर है, और याद रखना बेटा ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और मैंने आपको सिखाया था कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो हाइट है वो बाहर भी मिल सकती है ना, बाहर मिलती है, ओके याद है। तो देखो ये जो हमारा सेकेंड ट्राइंगल है, इसका बेस अगर हम ये लेते हैं क्या, एमबी, तो इसका हाइट क्या होगा, ये बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है सी, वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन निकल के आएगी वो हाइट होगी ना। सी से आप ऐसा थोड़ी ना है कि हाइट अंदर जाएगा, हाइट अंदर ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि अरे ये हाइट होगा, ये कैसे हाइट हुआ। हाइट जो होता है ना वो है ना परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, और 90 डिग्री मतलब स्ट्रेट होता है वो, ठीक है। तो अगर ये बेस है तो इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन निकल के आएगी वो हमारी हाइट हो जाएगी। तो मतलब इस ट्राइंगल का भी हाइट यही है, तो दोनों का हाइट समझा अभी सेम क्यों हुआ। और एक कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि आगे भी है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, कि अगर दो ट्राइंगल है, ध्यान से सुनना, अभी तुम लोग को मैं एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, हो सके तो इसको लिख के रख दो, अगर हो सके तो फटाफट लिख के रख देना। तुम देखना मैं क्या बोल रही हूँ, कि अगर मान लो ऐसे कोई दो ट्राइंगल है जिनका बेस सेम लाइन पे है, अगर कोई दो ट्राइंगल है जिनके बेसिस जो है वो सेम लाइन पे है, देखो इसका जो इस फर्स्ट वाले ट्राइंगल का जो बेस है वो ये रहा, सेकेंड वाले ट्राइंगल का जो बेस है ये रहा, तो ये दोनों का जो बेस है वो सेम लाइन के ऊपर है, और इनके बीच में एक वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, बरोबर है ना। ये दोनों ट्राइंगल के बीच में ये वर्टेक्स है, कॉमन है, कॉमन है। तो मतलब इन दोनों ट्राइंगल का जो हाइट होगा ना वो सेम होगा, क्योंकि वो इसी वर्टेक्स से निकल के आएगा, समझा एक बात। तो अगर किसी दो ट्राइंगल का बेसिस जो है, बेस जो है वो सेम लाइन में है, और उनके बीच में एक वर्टेक्स कॉमन है, एक वर्टेक्स कॉमन है, तो मतलब समझ जाना वो दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम होगा। पहले तो ये क्लियर हुआ पूरा कॉन्सेप्ट, तो मतलब इतना समझा कि ये दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है, और ड्रॉ नहीं करना है, मन में इमेजिन करना है कि इनका हाइट सेम है। तो अगर किसी दो ट्राइंगल का हाइट सेम होता है तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, है ना। तो बेसिस, इसका फर्स्ट ट्राइंगल का बेस क्या है, एएम, सेकेंड ट्राइंगल का बेस क्या है, एमबी, बी बोलो बीएम बोलो एक ही बात है। तो ये एएम अपॉन एमबी, ठीक है, एमबी या बीएम लिखो एक ही बात है, क्लियर हुआ ये पहला स्टेप। रीजन वगैरह हम लोग को वैसे नहीं लिखना है कुछ, क्योंकि ये एक्टिविटी के फॉर्म में है, अगर ये एक्टिविटी के फॉर्म में नहीं आएगा क्वेश्चन तो हमको सब रीजन वगैरह लिखना है, और रीजन में ऐसे लिखोगे क्योंकि इनके हाइट्स आर सेम, heights are equal, heights are equal, so therefore areas proportionated to bases, areas proportionated to bases, ठीक है, बेसिस है ये, बेस एएम और एमबी, एमबी बोलो बीएम बोलो एक ही बात है। लेकिन अभी आगे और क्यों बॉक्सेस दिया हुआ है, आगे बॉक्सेस इसलिए दिया है क्योंकि देखो एम जो है ना वो क्या है, मिड पॉइंट है ना एबी का, तो इसका मतलब एएम और बीएम इक्वल है, मतलब इन दोनों ट्राइंगल का एक्चुअली में बेस भी सेम निकलेगा। बेस मतलब दिखने में तो अलग अलग दिख रहा है कि एएम इधर है बीएम उधर है, बेस तो अलग है टीचर, अरे बेस सेम है मतलब ये इक्वल है ना, मिड पॉइंट है ना ये, तो मतलब दोनों के बेस का वैल्यू भी सेम रहेगा। तो हम इसमें से क्या करते हैं, एएम और बीएम में से हम किसी ना किसी को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब हम एएम के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बीएम लिख सकते हैं, या बीएम के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एएम लिख सकते हैं, है ना। तो किसी ना किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एएम को मैं एएम ही रहने देती हूँ, एएम को एएम ही रहने दो, मैं क्या करती हूँ ये बीएम के जगह पे एएम लिख देती हूँ, चलेगा। इसके जगह पे बीएम के जगह पे मैंने एएम लिख दिया, चलेगा, क्यों, क्योंकि टीचर एएम बीएम इक्वल है, मतलब दोनों को सेम करना है, क्योंकि दोनों को सेम करेंगे ना तो कैंसिल होके ये वन आंसर आएगा। और आपको तो पता ही है कि अगर कोई ट्राइंगल है जिनका हाइट सेम है और बेस भी सेम है तो वो दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो 1 के इक्वल आता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट 1.1 में है। अब ये वाला स्टेप तुमको समझना है, ये वाला स्टेप हमने क्या किया, एएम को एएम ही रहने दिया, बीएम के जगह पे एएम कर दिया, दोनों को सेम किया तो ये कैंसिल कैंसिल होके 1 हो गया। या तो यहाँ पर एक काम ऐसे करो कि एएम को कन्वर्ट कर दो बीएम, और नीचे जो बीएम है उसको बीएम ही रहने दो, तो बीएम बीएम कैंसिल होके 1 हो गया। मतलब मुद्दा ये है कि यहाँ पे दोनों को सेम करना है ताकि ये कैंसिल कैंसिल होके 1 आ जाए। स्टेट द रीजन बोला है तो अच्छी बात है, रीजन ये देखो, इसका रीजन आएगा हाइट्स आर इक्वल तो एरिया प्रोपोर्शनेटेड टू बेसिस, और ये आपने एएम को बीएम से क्यों रिप्लेस किया, तो क्योंकि हम रीजन में लिख सकते हैं कि सिंस एम इज द मिड पॉइंट, है ना, सिंस पॉइंट एम जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है,
इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी, ठीक है, और ए एम और बी एम इक्वल है, तो ये कैंसिल कैंसिल होके 1 आ गया। एंड ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर कोई ट्राइंगल है जिनका बेसिस इक्वल है और हाइट इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो 1 के इक्वल होता है। सिंपल समझे सारे। ये देखो अपने टेक्स्ट बुक निकालो, मैं सारे आपको बता रही हूँ, ये देखो समझ में आ गया इतना। अभी आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर, ये देखो ये वाला, हाँ, पेज नंबर 3 देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले देखो, अगर आप कोई भी क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट में बोर्ड में बिलोंग कर रहे हो, मतलब उधर से ही होगे ना, तो हमारा एक लाइव बैच भी है, मतलब कि वी हैव आल्सो पेड बैच इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड। एंड अगर मेरी टीचिंग आपको अच्छी लगती है, और यूट्यूब पे पाथ सर का आपने साइंस का वीडियो देखा ही होगा, शुभम सर भी साइंस पढ़ाते हैं। और इजी लर्निंग करके एक हमारा यूट्यूब चैनल है, जो कॉमन यूट्यूब चैनल है सारे टीचर्स का। तो हमारा एक ऑनलाइन बैच भी है, ठीक है, आरंभ करके, जो 10th स्टैंडर्ड का बैच है। ये बैच में आप आ सकते हो, सेमी इंग्लिश मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के बच्चों का ये बैच है। तो आपको अगर कुछ भी इंक्वायरी करनी है, तो मैं आपको नंबर देती हूँ, आप नंबर पे कॉल लगा के बिंदास इंक्वायरी करो, और जो पूछना है आप डाउट पूछ सकते हो। बट थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि हम लोग का है ना, ये लाइव बैच है। आपको 2 लेक्चर्स हो गए, शाम के टाइम पे 2 लेक्चर्स होते हैं, ठीक है हमारे। उसके बाद लाइव पढ़ाया जाएगा। अगर मान लो कभी लाइव नहीं अटेंड कर पाए, तो उस वीडियो की, उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, ठीक है, एंड तक, मतलब जब तक आपके पास बैच है, सब रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी ये। ओके, आपको पर्सनली सारे टीचर्स के नंबर दिए जाते हैं, ताकि आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। खजाना सेक्शन है, मतलब कि सारे जो नोट्स वगैरह है, या जो वीडियोस है, हमारे पुराने जो बैचेस थे, आरएम 1.0, आरएम 2.0, उसके अगर आपको वीडियोस चाहिए तो वो खजाना में है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज होता है हमारे इस बैच में, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोनों होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव टेस्ट पूरे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कोई नहीं लेता है, बट हमारा एक ऐसा लौता बैच है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो सब्जेक्टिव टेस्ट लेता है। मतलब यस, आप जो सोच रहे हो ना कि हाँ, हम स्टूडेंट को जूम पे बिठा के उनसे टेस्ट लिखने के लिए बोलते हैं, और उनको पेपर सबमिट करने के लिए बोलते हैं, और फिर उसकी चेकिंग करके भी हम बच्चों को देते हैं। यस, आपको वो सब्जेक्टिव टेस्ट चेक करके मिलेगा, जो आपके 20-20 मार्क्स के जो रिटन एग्जाम्स होते हैं, 40-40 मार्क्स के रिटन एग्जाम्स जो होते हैं, 80-80 मार्क्स के जो लैंग्वेजेस के पेपर्स होते हैं, वो आपको सब चेक करके भी मिलेंगे। ओके, और अगर फ्यूचर में हमारा कोई भी 10th क्लास का बैच आता है, मतलब देखो, अगर आपने ये जो बैच है कोई ईयर में एनरोलमेंट किया है, ठीक है, तो उस फ्यूचर में कोई भी बैचेस आएगा 10th स्टैंडर्ड का, तो उसका एक्सेस आपको कंप्लीटली फ्री मिलता है। और एग्जाम के पहले हमारे बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स वगैरह हम लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करो, और आपकी जो भी डाउट इंक्वायरी करनी है वो आप कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल्स। अभी भी ये हमारे 1.1 के ही एग्जांपल्स चल रहे हैं, बाय द वे। देखो, यहाँ पे हम लोग को बोला है, क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो। ये जो ए ई है वो परपेंडिकुलर है बेस बीसी को, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे डीएफ, डीएफ जो है वो परपेंडिकुलर है किसको, ये भी परपेंडिकुलर है किसको, बीसी को, ठीक है। ओके, बीसी चलेगा, बीसी बोला तो, मतलब ये ऐसे लाइन परपेंडिकुलर है बीसी को। उसके बाद ए ई की वैल्यू, ये जो ये ए ई है ये परपेंडिकुलर, ये 4 है, और डीएफ ये देखो ये बाहर है, ये 6 है। तो फाइंड द दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो पहला ट्राइंगल देखो, पहले तो कभी भी मार्किंग करो, थोड़ा सा है ना, मार्क करो, समझ में आएगा। पहला ट्राइंगल है एबीसी, ये वाला ट्राइंगल। सेकेंड ट्राइंगल है हमारा डी बी सी, ठीक है, मतलब ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो दोनों ट्राइंगल का अगर आप नोटिस करोगे, तो इनका बेस तो मुझे सामने से दिख रहा है सेम है, देखो ये बेस सेम है। अगर आप पहले देखोगे तो ट्राइंगल एबीसी का बेस है बीसी, ठीक है, और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसका बेस भी है बीसी। तो अगर कोई दो ट्राइंगल है, उनका बेस इक्वल है, तो उनका एरिया जो होगा, उसका एरिया प्रोपोर्शनेटेड टू हाइट होगा, है ना। तो यहाँ पे इसलिए हाइट लिखा है, समझा। तो यहाँ पे देखो, ये जो ट्राइंगल एबीसी है इसका हाइट है एई, और ये जो है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना ये, तो यू नो ना कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट बाहर आती है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये बेस है, तो इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है, वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हाइट होगी, तो इसलिए इसका हाइट हो गया डीएफ, तो यहाँ पे डीएफ आया। और आपको पता है ये 4 दिया था, ये 6 दिया था, तो ये 4 लिखा और ये 6 लिखा, और फिर 2 के टेबल से कट किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। रीजन आपको देखो ऐसे लिखना है, बेसिस आर इक्वल,
सो हेंस एरियाज प्रपोर्शनेटेड टू हाइट्स। एरियाज प्रपोर्शनेटेड टू हाइट्स का मतलब होता है कि एरिया का जो रेशो है दैट इज इक्वल टू हाइट के रेशो के इक्वल है। ऐसा समझ में आया ना, दोनों का बेस इक्वल है। बीसी इज द बेस, कॉमन बेस, तो इसलिए इनका जो है वो हाइट के एरिया का जो रेशो है वो हाइट के रेशो के इक्वल हो गया। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे हम लोग को बोला है कि ये है ट्राइंगल ए बी सी। तो इन ट्राइंगल एबीसी पॉइंट डी, ये पॉइंट डी है जो किस साइड के ऊपर है, साइड बीसी के ऊपर है। ठीक है, देख लो पॉइंट डी जो है वो साइड बीसी के ऊपर कहीं तो है। पॉइंट डी ऑन द साइड, ओके सॉरी, पॉइंट डी इज ऑन द साइड बीसी सच दैट, ये जो डीसी है ना, डीसी की वैल्यू जो है डीसी 6 है और जो बी से लगा के सी तक है वो 15 है, ये पूरा 15 है। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज दी है, लेट्स सी, मैं इसको थोड़ा लिख देती हूँ हमारे लिए। ये हमारे पास है 6, डीसी 6 है और ये पूरा यहां से लगा के एंड तक सी तक ये 15 है। और हम लोग को दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है और यहाँ पे दो है, हाँ दो, हमको दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। पहला है, फर्स्ट है, हम लोग को फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये पहला है। अभी तुम लोग है ना थोड़ा नोटिस करो कि इनमें बेस इक्वल है कि हाइट इक्वल है, हाईलाइट करके देखो ना तुम लोग। ठीक है, और सेकंड ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, चलो देखते हैं। मुझे क्या लगता है पता है, इन सब में सबकी हाइट सेम है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो भी ट्राइंगल के नाम होंगे, मैंने तुम लोग को एक अभी जस्ट मैंने वो एक्टिविटी का जो थर्ड वाला मैंने करवाया था ना, उसमें कॉन्सेप्ट बताया था। अगर कोई दो ट्राइंगल है, उनका बेसिस अगर सेम लाइन के ऊपर है और उनके बीच में एक वर्टेक्स कॉमन है, तो इनकी हाइट इक्वल होगी, याद रखना ये। हाँ चलो, तो पहले हमारा ट्राइंगल देखते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल है ये वाला, करते पहले एबीडी, ए बी डी मतलब पहला ट्राइंगल है ये। फिर सेकंड ट्राइंगल है एबीसी मतलब सबसे बड़ा वाला, ए बी और ये पूरा सी। तो यहाँ पे सब बहुत ही सिंपल है यार, और इनकी हाइट तो बनी भी है। अगर आप देखोगे तो इनकी हाइट हमारे पास है। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो देखो ये वाला रेड वाला एक ट्राइंगल है ए बी डी, ए बी डी। तो इसका जो बेस है वो है बी डी, और बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन निकल के आएगी वो हाइट हो जाएगी। तो इसका हाइट एपी है। ठीक है, इसका हाइट एपी है और बेस है बीडी। और जो सेकंड नीचे जो ट्राइंगल है एबीसी, इसका बेस है बीसी और बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी वो हाइट हो जाएगी, है ना। तो मतलब दोनों का हाइट सेम है। अगर हाइट सेम है तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस आएगा। लेकिन वेट, यहाँ पे कुछ वैल्यूज का भी जिक्र हो रहा है, वैल्यूज भी यहाँ पे है। वैल्यूज है तो मतलब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा पता है आपको, ये वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये वाला बी से लगा के ये जो डी है ना ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वहां पे वैल्यू लिखना है। वेट देखो मैं क्या बोल रही हूँ, अभी आप देखना पीछे इन लोग ने करके भी दिया है आपको, पहले वैल्यू निकाला है। ये देखो, ये देखो इन लोग ने पहले बीडी का वैल्यू निकाला है, वही मैं कर रही हूँ। 15 में से 6 निकाल रही हूँ, है ना, क्योंकि सिंपल है। ये बीडी जो है, बीडी जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूरा जो बीसी है, बीसी, बीसी में से ये डीसी माइनस करो तो पूरा कितना है 15, 15 में से 6 माइनस करो कितना आएगा 9। ठीक है, पहला ये निकाला। क्यों निकाला, ये क्यों चाहिए हमको, ये वो सब धीरे धीरे पता चलेगा, अभी रुको। तो ये 6 आ गया। ठीक है, ये 6 आ गया, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। अभी चलो फटाफट अभी हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल के रीजन आप लोग को अच्छे से लिखना है। सिंस क्या लिखोगे, सिंस हाइट्स आर इक्वल सो देयरफॉर एरियाज प्रोपोर्शनेटेड टू बेसिस। हाँ, तो हमारा ट्राइंगल एबीडी जो है इसका जो बेस है वो बीडी है और इसका जो बेस है वो पूरा बीसी है, दोनों का हाइट तो सेम है। तो ये बीडी की वैल्यू अब पता चला क्यों निकाला हमने, ये सॉरी 6 लिख दिया, यहाँ पे 9 है वैल्यू। ठीक है, देखा गलती हो जाती है। ओके सॉरी, ये 9 आएगा, 9 है ना। तो 9 है, ये 9 हो गया। पॉन में पूरा बीसी कितना है, ये 15 है। तो दिस इज द आंसर। समझ में आ गया। प्लीज आप लोग रीजन अच्छे से सब लिख देना। वैसे भी ये सॉल्व एग्जाम्पल है, तो सॉल्व एग्जाम्पल में सब रीजन आपको दिया ही है, तो टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो हमारा ट्राइंगल है, लेट्स सी
पहले ये सब मिटा देती हूँ, फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये हम लोग को 6 दिया हुआ है, ये पूरा 15 है, और यहां से लगा के यहां तक ये कितना होगा 9 दिया है, ये निकाला हमने। अभी सेकेंड वाले में जो ट्राइंगल का ए रेशियो फाइंड करना है वो है, पहला ट्राइंगल है एबीडी जो है ये वाला एबीडी ये वाला, और सेकेंड ट्राइंगल जो है वो है एडीसी 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 किधर है, ए डी और सी, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल जो बाहर है, बट कोई बात नहीं, अगर इसका भी जो हाइट होगा वो यही होगा। देखो आप इतने तो श्योर हो ना कि ये जो हमारा ट्राइंगल है ए बी डी, इसका बेस है बी डी, और बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हाइट हो जाएगी, मतलब ये हाइट है किसका, ये वाले का एबीडी का। और जो यहाँ पर है ये वाला ट्राइंगल क्या, ए डी सी, तो इसका बेस क्या है, इसका बेस होगा डीसी, और बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन निकल के आएगी वो भी इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये जो सेकेंड वाला ट्राइंगल है ना ये वाला ए डी सी, इसका हाइट भी ये है, तो मतलब फिर से दोनों का हाइट सेम है, तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो इसका बेस है बीडी और इसका बेस है डीसी, डीसी इसकी वैल्यू है 9/6। इसको एक मिनट, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, वरना क्या होता है ना, देखो क्योंकि ये 3 के टेबल में जाता है ना, तो 3 5 जा 3 3 जा है ना, तो 3/5 इज द फाइनल आंसर। सेम इधर 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो 3/2 इज द फाइनल आंसर। समझ में आया, रीजन आपको लिखना है हाइट्स आर इक्वल, सो देयरफॉर एरियाज प्रोपोर्शनेटेड टू बेसिस, ठीक है। ये देख लो, अभी आप लोग सब लोग आंसर देख लो, ये रहा हाइट्स आर इक्वल एरियाज प्रोपोर्शनेटेड टू बेसिस। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैंने ये सोल्यूशन एग्जांपल नंबर 2 है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 बोरिंग होगा क्योंकि इसमें आपको बताना है ऐसे 2 पेयर्स, ऐसे 2 पेयर्स। देखो पहले तो क्या क्या गिवन है थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा बोरिंग हो सकता है थोड़ा सा, आप देखना। ये है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है या उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों जोड़ी जो है अपोजिट साइड के अगर वो पैरेलल है तो देन दैट इज नोन एज पैरेललोग्राम। यानी कि पैरेललोग्राम जो होता है ना उसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, ये वाला और ये वाला पैरेलल होगा, और ये वाला और ये वाला भी क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। P is any point on the side BC, तो ये पॉइंट P जो है, पॉइंट P जो है that is any point on side BC, तो पॉइंट P जो है वो BC के ऊपर है, ठीक है। Find two pairs of triangles with equal areas, मतलब हमको ऐसे दो जोड़ी बतानी है, ऐसी दो जोड़ी बतानी है, ऐसी दो जोड़ी बतानी है ट्राइंगल्स की जिसका एरिया इक्वल है। एरिया इक्वल कब होता है पता है आप लोग को, कॉन्सेप्ट ये 1.1 का ही चल रहा है, 1.1 का। तो 1.1 का कॉन्सेप्ट ऐसा था, याद करो, अगर किसी दो ट्राइंगल के, ध्यान से सुनो, अगर कोई ऐसे दो ट्राइंगल है जिनका बेस एंड हाइट दोनों इक्वल है, ठीक है, ऐसे दो ट्राइंगल जिनका बेसिस एंड हाइट्स बोथ क्या है, दे बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, तो उस ट्राइंगल के जो एरियाज हो जाएंगे ना, एरिया वो इक्वल हो जाएंगे। या आप ऐसे भी बोल सकते हो वो दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है वो 1 के इक्वल है, दोनों चलता है। बट हमको ऐसा बोला है ना कि ऐसे दो जोड़ी निकालो ट्राइंगल्स के जिसके एरियाज इक्वल होंगे, तो मतलब ऐसे आपको दो ट्राइंगल, पहले तो दो ट्राइंगल ऐसे ढूंढो कि जिनके हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है, तो वो दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा, तो वो पहली जोड़ी होगी। ऐसे आपको एक और निकालनी है, तो चलो पहले एक एक करते हैं, ढूंढना पड़ेगा और अच्छे से ढूंढो। मुझे ना एक दिख रहा है शायद से, हाँ ये देखो, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसका बेस तो बीसी होगा। तो अभी मैं इस बेस को पकड़ के ही एक ऐसे ट्राइंगल बनाऊंगी, ये देखो ये ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल होगा ये वाला दैट इज डीबीसी। तो देखो मैंने ढूंढा है ये, आप थोड़ा नोटिस कर लेना। पहला ट्राइंगल है एबीसी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो होगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी। अभी आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि मिस ये कैसे ढूंढा आपने, बहुत सिंपल है, थोड़ा नोटिस करो। अभी मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करती हूँ, इसको मैं रेड कलर में बनाती हूँ। ये है पहला ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, इसका बेस क्या है बेटा, बीसी है, और इस बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स होगा ये, यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी वो हाइट होगी, हाइट को इमेजिन करना। और जो मेरा दूसरा वाला ट्राइंगल है वो है डीबीसी। तो मैंने जब दूसरा वाला ट्राइंगल जब सर्च किया ना, तो मैंने ऐसा सर्च किया जिसका बेस क्या हो, अगेन डीसी हो,
ठीक है। हाइट तो इक्वल आने ही वाला है, कैसे हाइट इक्वल क्यों आएगा, बिकॉज ये पैरेललोग्राम दिया है एंड आपको पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेलल होता है, और दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना वो इक्वल ही होगा। तो मतलब सेकंड ट्राइंगल मेरा था ना वो ये था, ये वाला। अभी तुम देख लो इन दोनों का बेस तो सेम है, बेस क्यों सेम है टीचर, क्योंकि दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो ये है बीसी, बीसी बीसी इज द कॉमन बेस ऑफ बोथ द ट्राइंगल, है ना। ऐसा क्वेश्चन सेम हमारे टेक्स्ट बुक में 1.1 का फोर्थ वाला है, पता है, याद है, ये देखो ये ट्राइंगल एबीसी है, इसका बेस है बीसी, ठीक है, और ये जो ट्राइंगल है डीबीसी, डीबीसी इसका बेस भी है बीसी, ठीक है। अभी हाइट देखो, हाइट क्यों इक्वल है, अगर आप देखोगे तो पहला जो ट्राइंगल है एबीसी इसका हाइट तो ड्रॉ नहीं है, लेकिन देखो ये बेस है, इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन निकल के आएगी वो हाइट होगी, और ये जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है उसका हाइट ये पहले से बना हुआ है, तो ये जो हाइट है ये वाला और ये वाला ये दोनों इक्वल है। हाइट कैसे इक्वल हुआ ये, क्योंकि याद है बोला ये पैरेललोग्राम है और ये अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा या इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल का जो बेस है बीसी वो कॉमन है, और ये दोनों ट्राइंगल का जो हाइट है वो, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल का जो हाइट है वो पैरेलल लाइन, मतलब कि ऐसे बोल सकते हो कि क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इनका हाइट भी सेम हो जाएगा, इसलिए बेस और हाइट दोनों, अरे यार, बेस और हाइट अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल हो जाएंगे, एरिया जरूर लिखना, एरिया, वरना ऐसा मत लिख देना कि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, बेटा ट्राइंगल इक्वल नहीं है, इनके एरिया इक्वल है, प्लीज ध्यान से समझो। तो ये देखो इन लोग ने आई थिंक पहला यही बोला है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पर क्या होगा, पैरेललोग्राम के क्या होता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ठीक है, ये और ये ऐसे पैरेलल बता दिया है। फिर कंसीडर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीडीसी, जो मैंने ही बोला शायद से, एबीसी ये है, मैं इसको फिर से हाईलाइट कर देती हूँ, पहला ट्राइंगल है एबीसी और जो दूसरा ट्राइंगल है वो है ये वाला बी डी सी, ठीक है। जरूरी नहीं है जो मैंने ऑर्डर लिखा था वो ऑर्डर लिखो, ऑर्डर चलता है, मतलब आप ट्राइंगल का नाम ऐसे भी ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि देखो ऑर्डर कब इंपॉर्टेंट होता है पता है, ट्राइंगल का वो सिमिलर के टाइम पे इंपॉर्टेंट होता है, जब हम दो ट्राइंगल को सिमिलर बताते हैं, सिमिलर लिखते हैं, तब उनके ट्राइंगल के जो ऑर्डर होते हैं ना वर्टेक्स के वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैटर करते हैं, बट इधर चलता है। अब देखो इन लोग ने क्या बोला, बोथ द ट्राइंगल आर ड्रॉन ऑन टू पैरेलल लाइंस, है ना, ये दोनों ट्राइंगल जो है आप देख लो, ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है ये पैरेलल, देखो इसका ये जो वर्टेक्स है और इसके जो ये दोनों वर्टेक्स है ये पैरेलल लाइन पे लाई कर रहे हैं, वैसे ही जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है उसका जो ये वर्टेक्स है और इसके जो ये दोनों वर्टेक्स है वो भी पैरेलल लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो both the triangle are drawn in two parallel lines, hence the distance between two parallel line is the height of both the triangle, है ना। तो ये जो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो वही ये दोनों ट्राइंगल का हाइट है, तो इसका मतलब इनका हाइट इक्वल हो गया, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो हाइट होता है वो कॉमन होता है या कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। तो और फिर ये दोनों जो ट्राइंगल है इनका कॉमन बेस है बीसी, तो इनका कॉमन बेस है बीसी और इनकी हाइट भी इक्वल है, हेंस तो ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज इक्वल हो जाएंगे, देखो एरियाज इक्वल हो गए, तो ये हो गया हमारा पहला, पहला से दो जोड़ी निकालने, एक नहीं दो, यहाँ पे और भी है, अभी देखो इन लोग ने और दो दिया है, मतलब सॉरी और एक जोड़ी है, अभी ऐसी और एक जोड़ी निकालेंगे हम लोग इसमें, ऐसे ये एक जोड़ी पता चली ना तुम लोग को, अभी ऐसी और एक निकालनी है, ठीक है, तो अभी एक और एक निकालनी है, ऐसी और एक जोड़ी बताओ ट्राइंगल की जिनका बेस इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, ताकि उनके एरियाज इक्वल हो जाएंगे, तो बताओ कौन सा होगा। है ना, अब वो ट्राइंगल ऐसे नहीं मिलेगी, शायद वो ऐसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जितना मैंने देखा है, पहला ट्राइंगल ए बी सी ये ले लेते हैं फिर से, और दूसरा ट्राइंगल, अब जो होगा दूसरा ट्राइंगल, अगर ये बेस होगा तो यहां से हाइट निकल के आएगी, राइट,
अब ये बेस रख के सोचती हूँ मैं कुछ ट्राइंगल, डी बी ए, ये ट्राइंगल देखती हूँ, डी बी ए, डी बी ए, ठीक है। ओके, अब थोड़ा अजीब लगेगा तुमको, बहुत अजीब नहीं, महा अजीब लगने वाला है क्योंकि बहुत खतरनाक है। ये देखना, पहला ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ये है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। ओके, दूसरा ट्राइंगल है ए डी बी, ए, और ये इधर है डी, और ये बी। ओके, और ये ऐसे ऐसे, ये दो ट्राइंगल है बाय द वे। अब तुम लोगों को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी नजर को ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे। देखो, पहले तो इधर ये दोनों का कॉमन बेस निकलने वाला है, तो प्लीज अपनी नजर को थोड़ा ऐसे रखना, ऐसे, ठीक। ये देखो, पहला ट्राइंगल है एबीसी, आप बेस इसको नहीं लेना है, अभी अभी बेस इसको नहीं लेना है, टू बी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बीसी हमारा बेस इसका हो गया है, ये खत्म हो गया है। अभी अगर मान लो ये बेस है, बेस ये है, ठीक है, ए बी इज द बेस। अगर ये पहला ट्राइंगल है, रेड वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला रेड वाला ट्राइंगल है, ये वाला रेड, मतलब इधर मैं दिखा रही हूँ, तो ये बेस है। तो इस बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है, वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन निकल के आएगी वो हाइट हो जाएगी ना, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन निकल के आएगी वो हाइट हो जाएगी, समथिंग ऐसे इमेजिन करो, ठीक। तो ये बेस है, तो यहाँ से सी से हाइट निकल के आया। अभी जो सेकंड ट्राइंगल है ना, ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो इसका जो, ऐसे देखना, इसका बेस ये है। यस, तो यहाँ पे फिर से देखना, लाइट चली गई थी, ठीक है, तो मैं फिर से बताती हूँ, ये दो ट्राइंगल का हाइट और बेस इक्वल बताना बहुत ही चैलेंजिंग है मेरे लिए, क्योंकि आपको नजर है ना सीधा नहीं रखना है, आपको नजर ऐसा रखना है, मतलब ऐसे देखना है कि ये ट्राइंगल ऐसे है, ठीक है। ये देखो, अभी मैं तुम लोग को अगर फिर से बताऊं, पहला ट्राइंगल, ये देखो, ये ट्राइंगल है हमारा, ये वाला एबीसी, तो इसका बेस है ना, इसको मानना प्लीज, इसको, क्योंकि आपको पता है ना, एक ट्राइंगल में तीन तीन बेस कंसीडर कर सकते हैं, तो ये बेस लेना, ठीक है, ये बेस होगा। तो सी से, याद रखना, सी से जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो हमारा हाइट हो जाएगा, ठीक है, इमेजिन करना हाइट, ओके, ऐसा। तो ये हमारा बेस होगा, ए बी बेस होगा, और सी से जो आएगा वो हाइट हो जाएगा, किसका, कौन से ट्राइंगल का, ट्राइंगल एबीसी का। अब दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ये ए डी बी, ठीक, ए डी बी, अगर आप इसकी बात करोगे एडीबी की, तो ये याद रखो, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, अगर आप ऐसे देखोगे तो इस बेस भी ए बी होगा, ऐसे ये बेस होगा। किसकी बात हो रही है, सेकेंड वाले ट्राइंगल की, लेट मी हाईलाइट हियर ऑल्सो, ये ट्राइंगल है सेकेंड वाला, तो इसका जो बेस होगा वो ये होगा, ये बेस होगा, और ये बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है, वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हाइट, मतलब हाइट बाहर बाहर आने वाली है, जो भी है, ठीक है। तो मतलब ऐसे कुछ हाइट होने वाला है इसका, बट तुम्हारा हाइट का टेंशन मत लो, दोनों का हाइट तो सेम है, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो ट्राइंगल है ना वो पैरेलल लाइन पे लाई कर रहे हैं, फिर से कैसे, क्योंकि याद है ये पैरेललोग्राम था, याद है ये बोला था पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के दोनों जोड़ी जो है अपोजिट साइड के वो पैरेलल होते हैं ना, तो यहाँ पे देखना, ये वाला और ये वाला लाइन पैरेलल है, राइट। आपने क्या बोला, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ओके, ओके, ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि ये जो पहला ट्राइंगल है और ये जो दूसरा ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इनका जो हाइट होगा ना, यहाँ सी से जो परपेंडिकुलर लाइन होगा और डी से जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, जो कि बाहर होगा मुझे भी पता है, बट ये दोनों का जो हाइट होगा ना वो सेम होगा, ठीक है, और दोनों का बेस तो सेम है ही, ए बी, बेस तो सेम है ही। देखो फिर से देख लो, ये ट्राइंगल एबीसी है, इसका बेस होगा ए बी, और सी से जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो हाइट होगा, और जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है, चेंज करती हूँ, दूसरा ट्राइंगल है ये वाला, इसका बेस है ए बी, और डी से जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो हाइट होगा। तो देखो, सी से जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, डी से जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, वो क्या होगा, ये जो हाइट है वो इनका दोनों का इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि याद है ये अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर व्हाट, पैरेलल, तो वो पैरेलल लाइन के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो तो कांस्टेंट होता है ना, वो तो कांस्टेंट होता है ना, तो इनकी हाइट भी इक्वल है। तो देखो, इसलिए आप सेकेंड जोड़ी देखना, आपको पहली जोड़ी पता चली ना कि कौन से दो ट्राइंगल है जिनका एरियाज इक्वल होगा, ओके। अभी दूसरी जोड़ी होगी, ये पहली जोड़ी थी, अभी दूसरी जोड़ी जो होगी वो ये होगी, इसमें एक, दोनों जोड़ी में एक ट्राइंगल तो कॉमन है, इसमें होगा ट्राइंगल एबीसी, और दूसरा ट्राइंगल जो मैं बोल रही थी वही, दैट इज ये ए डी बी, ठीक है।
तो दोनों ट्राइंगल का ये देखो, दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो ए बी है। यहाँ पे देखो लिखा है ए बी इज द कॉमन बेस, हाइट्स आर इक्वल। इन लोग ने थोड़ा डायरेक्ट शॉर्टकट मारा है और बोल दिया है कि अगर बेस और हाइट इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो गया। ठीक है, तो बेस ये है दोनों, और हाइट जो होगा, इसका हाइट इधर से आएगा और इसका हाइट जो हैगा वो डी से होगा, बाहर होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है ना, ऑब्वियसली ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो इसका हाइट बाहर होगा। बट जो भी हाइट होगा ना, तो सी से जो हाइट होगा और बी से जो हाइट होगा, ये दोनों हाइट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है और पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ये हुआ है। तो आपको दोनों जोड़ी अच्छे से समझी होगी, आई होप सो। जिसको नहीं समझता है, वीडियो थोड़ा पीछे जाने का, वीडियो के पीछे जाने का, बैक साइड जाने का, बैक जाने का वीडियो को, और फिर से 2-3 बार देखने का। और प्लीज जो मैं 2 ट्राइंगल बना रही हूँ, बता रही हूँ, प्लीज उसको मार्क करके खुद भी समझने की कोशिश करो कि इसका बेस ये है तो हाइट ये होगा। इमेजिन करो, इन दोनों केस में एक बात याद रखना, ये दोनों ट्राइंगल के केस में इनका जो हाइट है ना, वो पैरेलल लाइन पे आ रहा है। मतलब वैसे भी दोनों ट्राइंगल जो है वो पैरेलल लाइन पे है, इसलिए इन दोनों का हाइट, दो ट्राइंगल जब पैरेलल लाइन पे लाई करते हैं तो उनका हाइट इक्वल होता ही है। ठीक है, ऐसा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4। इन द एडजॉइनिंग फिगर, अब देख यहाँ पे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे AC पूरा 6 दिया है, ऐसे देखना इधर, ये पूरा 6, सॉरी 16 है, ये AC 16 है। उसके बाद DC ये 9 है, ये 9 है। ठीक है, और हम लोग को बोला है कि यहाँ पे ये जो BT है वो परपेंडिकुलर है AC को। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, ये भी 1.1 का ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको 2 ट्राइंगल अच्छे से देखने हैं। पहला ट्राइंगल है हमारा, ये दोनों ट्राइंगल का ये रेशियो, दैट इज ABD, पहला ट्राइंगल ये। सेकंड ट्राइंगल है ABC, ABC दैट इज ABC। तो तुम लोग थोड़ा सा ऐसे देखना, ये बेसिस के काम करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये ऊपर वाला ट्राइंगल जो देखोगे ना, ये ABD, तो इसका बेस होगा AD, और ये जो है ABC, इसका बेस होगा पूरा ये। ठीक है, AC, हाँ सॉरी AD बोला ना, कि हाँ देखो, इसका जो बेस होगा ABD का जो बेस होगा वो होगा ये AD, और जो ABC है इसका बेस होगा पूरा ये AC। ठीक है, और हाइट तो इनकी इक्वल है ही। देखो मैंने अभी आप लोग को एक बात बता दिया है, बार बार रिपीट कर रही हूँ फिर भी। देखो अगर कोई 2 ट्राइंगल है जिनका बेस जो है वो सेम लाइन पे है और उनके बीच में एक वर्टेक्स कॉमन है, तो उनकी हाइट इक्वल होगी, तो दोनों की हाइट वैसे भी इक्वल होने वाली है। तो लेकिन उससे पहले ना आपको एक काम करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये AD निकालना पड़ेगा, ये AD। तो AD क्या होगा, AD इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा AC में से क्या करने का पड़ेगा, माइनस DC। तो यानी कि ये पूरा कितना, 16 में से 9 निकाल दो, 16 में से 9 निकालो सब लोग। कम ऑन गाइस, बी एक्टिव, लेट मी नो योर नेम इन द कमेंट सेक्शन। कम ऑन गाइस, 16 माइनस 9 करो, 6 7 8 9, कितना हुआ, 7। ठीक है, क्लियर हुआ, 6 7 8 9, हाँ ओके 7 आ गया। चलो बरोबर है। अभी आ जाते हैं फटाफट, यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल के हाइट इक्वल है तो इनका एरिया का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो इसका बेस होगा ये AD और इसका जो बेस होगा वो पूरा AC। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा, ये कितना आया था, 7/16। तो इसका आंसर होगा ये 7/16। ठीक है, अब ये सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला जो ट्राइंगल है वो है, सेकेंड वाला जो ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है वो है, दैट इज ADC मतलब, सॉरी BDC मतलब ये वाला, इधर वाला, ये वाला। ठीक है, ये ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर आप देखोगे तो आप लोग को थोड़ा अपनी नजर ऐसी रखनी पड़ेगी। तो इसका जो बेस होगा वो DC होगा, ये इसका बेस जो होगा वो DC होगा। तो यहाँ पे आएगा DC अपॉन ABC मतलब पूरा बड़ा वाला, तो इसका बेस हो जाएगा AC। सबकी हाइट इस पूरे क्वेश्चन में हाइट्स इक्वल है, तो इनके एरिया का रेशियो दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस। लिखो बस, बेसिस के इक्वल लिखो रेशियो। ठीक है, तो इसका ये है, ये वाला इसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो बेस है वो है DC। ठीक है, और ABC मतलब ये पूरा बड़ा वाले ट्राइंगल का बेस है AC। ठीक है, अभी वैल्यू को पुट कर दो, ये 9/16, और ये कोई भी टेबल में नहीं जाएगा इसलिए 9/16 ही रहेगा। ये 7/16 था। अभी लास्ट लास्ट ट्राइंगल है, दैट इज ABD। इसका बेस है ये वाला AD, इसका बेस है AD अपॉन में BDC। तो BDC जो है इसका बेस है DC, तो यहाँ पे DC आ जाएगा।
ठीक है। तो एडी, यहाँ पे आंसर है एडी अपॉन बीसी, तो दैट इज इसका आंसर कितना, 7/9, 7/9 इज द आंसर। और सबके सबके आप रीजन ये लिखोगे, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, सो देयरफॉर एरियाज प्रोपोर्शनेटेड टू बेसिस भी ऐड कर सकते हो। देखो पहले मैंने जैसे किया वैसे ही किया, इन लोग ने पहले एडी निकाला, तो उसके बाद आंसर्स सबका 7/16, 9/16 एंड 7/9। और इन लोग ने थोड़ा इंट्रोडक्शन में भी लिखा है कि ये जो ट्राइंगल्स है इनका जो इनकी जो साइड्स है दे आर कोलिनियर, हाइट्स ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये आप लिख सकते हो या नहीं लिखा तो भी चलता है, हाइट्स आर इक्वल। ठीक है, डन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अभी देखो, अभी है ना जितने भी 1.1 स्टार्ट होने के पहले सॉल्व एग्जांपल थे, जैसे फर्स्ट वन कराया, ये सेकंड वन कराया, ये जो थर्ड वाला था ना वो थोड़ा डिफिकल्ट था, और फिर ये फोर्थ वाला अभी अभी ताजा ताजा किया है, और फिर 1.1 स्टार्ट हो गया। 1.1 पूरा अपलोड किया हुआ है, मैंने बोला ना मेरा वो प्लेलिस्ट में जो वीडियोस है ना वो देख लो, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो, एक चैप्टर एक वीडियो में पूरा करा डाला है, तो प्लीज आप लोग वो देख लेना। अभी 1.2 के पास जा रहे हैं। 1.2 में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, लेट्स सी। अच्छा, आप लोग को 1.2 में क्या क्या है, बीपीटी पता होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्व एग्जांपल। लेकिन मैं ना, ऐसा नहीं है कि मैं इजी इजी सॉल्व एग्जांपल नहीं कराऊंगी, टू बी वेरी फ्रैंक। ये देखो, यहाँ पे पैरेलल वाला यूज होगा, यहाँ पे बीपीटी यूज होगा, ओके। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सॉल्व एग्जांपल है, यहाँ पे बीपीटी यूज होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो यहाँ पर ये पैरेलल लाइन गिवन में दिया है कि ये जो डीई है दैट इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, तो बीपीटी क्या बोलता है कि अगर एक ट्राइंगल है, उसमें एक लाइन है, और वो लाइन अगर ट्राइंगल की कोई एक साइड को पैरेलल है, तो बीपीटी बोलता है कि ये लाइन क्या करेगा, रिमेनिंग टू साइड को इक्वल रेशियो में बांट देगा। तो यहाँ पे रेशियो मिलेगा दैट इज एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी दैट इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। यहाँ पे है ना आप लोग को वैल्यू दिया होगा, यहाँ पे 4 वैल्यू है ना, 4 है ना टोटल, तो उसमें से 3 वैल्यू दिया रहेगा। देखो 1, 2 और 3 वैल्यू दिया रहेगा, चौथा हमको निकालने बोलेंगे, तो ये निकालना है अपने को। उसके बाद एडी दिया हुआ है, डीबी दिया हुआ है, और ईसी भी दिया हुआ है, बस इसको सॉल्व करो। ये मत बोलना कि ये सॉल्व करने नहीं आता है। देखो ये 7 ऐसे क्रॉस टाइप कैसे सॉल्व करते हैं वैसा कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि ऐसे कर सकते हो कि ये डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, इधर आ गया तो मल्टी, ऐसे। तो ए ई इंटू दिस 5.4 एंड दिस इंटू दिस, ये देखो। फिर यहाँ पे ये दोनों का जो है वो ये दोनों, और ये 5.4 यहाँ पे डिवाइड में आ गया, डिवाइड में आ गया, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ऐसा है कि नहीं टीचर आप सॉल्व करके दो क्योंकि ये पॉइंट में है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो मैं इस वाले स्टेप से आपको बताती हूँ। गाइस ध्यान से सुनना, ये 1.2 के बेसिक्स, सॉरी 1.2 के पहले जो सॉल्व एग्जांपल है वो करवा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो देखा ना आपने पहले क्या किया, ये या हम डायरेक्ट नहीं, ठीक है चलो मैं करवाती हूँ। ये 5.4 इस डिवाइड में उधर गया, मल्टीप्लाई में हो गया, ऐसा। तो इन लोग ने ऐसे लिखा है ए ई इंटू 5.4 इज इक्वल टू यहाँ पे 1.8 इंटू 7.2। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए ई इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हो तो कर लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मल्टीप्लाई में 5.4 है, ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, इतना तो समझाना। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, मतलब कि कैसे करोगे, तो वो देखो। सबसे पहले तो इनका पॉइंट हटाना है, क्या इंटरेस्ट है तुम लोग को, इनके पॉइंट को हटाने में इंटरेस्ट है, क्या करोगे बताओ। जैसे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक, मतलब टोटल 2 डिजिट है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, आपको काउंट करना पड़ता है। और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो मतलब मैक्सिमम 2 हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस 100, वाई 100, 100 क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ, धीरे धीरे समझेगा। ठीक है, ये नंबर मैंने लिख दिया फिर से। अब ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे देखो बैलेंस करने के लिए हम लोग को ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो टीचर, नहीं, बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस करना है मतलब दोनों को ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जीरो इसका पॉइंट हटा देगा, ये 18 हो गया, और दूसरा जीरो इसका पॉइंट हटा देगा तो ये 72 हो गया। ठीक है, तो मतलब 100 यूज हो गया इन दोनों के पॉइंट को
हटाने में। फिर यहाँ पे एक जीरो इसका पॉइंट हटा देगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे ये दिक्कत कुछ नहीं है, ये 10 बच गया क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो आ गया था ना, तो एक 10 बच गया। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लो। तो ये कैसे हो सकता है सॉल्व करने के लिए? तो कौन सा टेबल है? आई थिंक 6 नहीं, 6 8 जा 48, 6 9 जा 6, हाँ 6 9 जा 54 एंड 6 12 जा 72 होता है शायद से। बताओ 6 12 जा, हाँ बरोबर बरोबर। तो मैंने 6 के टेबल से कर दिया, 6 9 जा 54, 6 12 जा, उसके बाद 9 1 जा 9 2 जा 18 एंड 2 इंटू 12 कितना होता है 24। 24 डिवाइड बाय क्या है, ये 10 है, तो 24 डिवाइड बाय 10 मतलब 2.4, तो ये 2.4 आ गया। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा वे पता है तो दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब आपको बिना पॉइंट हटा के सॉल्व करना है तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा कंप्लीटली। ठीक है, सेकेंड वाला देखो, फिर से यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होगा, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि जब यहाँ पे देखो ये जो आर एस है, आर एस इसने क्या किया, एंगल आर को बाइसेक्ट किया है। तो जब एंगल बाइसेक्ट हो गया है, जब बाइसेक्ट दिया है क्वेश्चन में गिवन में, तो प्रॉपर्टी जो है एंगल बाइसेक्टर वाला वो यूज होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है कि इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसका जो रेशियो होगा दैट इज पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू, इसका जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। रिमेनिंग टू साइड मतलब दिस अपॉन दिस, दैट इज आरपी अपॉन आर क्यू, तो आरपी अपॉन आर क्यू। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो ये वाली चीज यहाँ पे लिखी है और ये वाली चीज यहाँ पे लिखी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि रॉन्ग है। तो 4 रेशियो है, 4 में से 3 की वैल्यू दी रहेगी और एक हमको निकालना है, तो वैसा ही ये है और ये आप कर सकते हो। मैं डायरेक्टली ये एक्टिविटी ले रही हूँ क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये एक्टिविटी लूंगी, उसके बाद ये एक्टिविटी लेना है मुझे, ये एक्टिविटी, ये 2 एक्टिविटी करती हूँ। ठीक है, बट मुझे लगता है ये वाली एक्टिविटी मैं इधर ही करा देती हूँ, ये इजी है। देखो थर्ड ये एक्टिविटी यहाँ पे यूज होगा, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो इसका रेशियो है दैट इज AC अपॉन CE, AC अपॉन CE दैट इज इक्वल टू BD अपॉन DF। तो BD अपॉन DF, रीजन क्या आएगा, रीजन में पूरा रीजन एकदम फुल फॉर्म में लिखना, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, वैल्यू को पुट करो, ये 5.4 दिया है, CE 9 दिया है, BD ये 7.5 दिया है, ये क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, तो ये BD हमको दिया है 7.5 और ये क्वेश्चन मार्क है। तो DF कितना आएगा, तो उसके लिए आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस करके ऐसे सॉल्व कर लो, दैट इज DF फाइन करना, सॉरी DF इंटू ये हो गया DF इंटू 5.4। ठीक है, ये डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू ये डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में, दैट इज 7.5 इंटू 9। फिर ये DF को इधर ही रहने दो, तो दैट इज इक्वल टू ये हो गया 7.5 इंटू 9, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ गया, तो ये डिवाइड में आ गया 5.4। अभी देखो इधर भी पॉइंट का तुम लोग को अगर सीन है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी पॉइंट को हटाएंगे। तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, अच्छी बात है। तो इसको इंटू 10 किया, इसको भी इंटू 10 किया, तो ये क्या हो गया, ये जो 10 है, ये जो 0 है वो इसके पॉइंट को हटा देगा, तो ये हो गया 75 इंटू जो 9 है वो 9 ही रहेगा, और ये जो 10 है वो इसके पॉइंट को हटा देगा, तो ये 54 हो गया। तो 9 1 जा 9 6 जा, है ना, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। उसके बाद 75 1 जा 75 डिवाइड बाय 6 है, तो अभी 75 तो नहीं जाता है यार, पॉइंट में आंसर आएगा इसका, तो 75 तो नहीं जाता है, तो 6 1 जा 6 हो गया, 1 बचा 5, 6 2 जा 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बचा 3 और 0.65 जा 30, इसका मतलब आंसर है, ये देखो इधर 12.5, तो ये आंसर होगा 12.5 इज द आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे ये मैं सॉल्व एग्जांपल करा रही हूँ, ये आने का चांस हो सकता है एक्टिविटी के फॉर्म में। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, आई थिंक ये दिखेगा इधर, हाँ चलो, अच्छा इसका मैंने लिया हुआ है, तो ये 1.2 के सॉल्व एग्जांपल फिर खत्म हो जाएंगे, देन आई विल गो फॉर 1.3। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये देख लो, यहाँ पे दिया इन ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल है ABC। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि ये जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है कि ये जो रे BD है वो क्या कर रहा है, एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे वो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज होगा। ओके, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे दिया है कि ये जो DE है दैट इज पैरेलल टू BC, अगर पैरेलल दिया है तो यहाँ पे BPT भी यूज होगा, मतलब यहाँ पे दो चीजें यूज होगी, सामने से पता चलता है, क्वेश्चन के गिवन से ही पता चल जा रहा है मुझे कि यहाँ पे बाइसेक्ट क्योंकि गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज होगा, और पैरेलल गिवन है तो BPT यूज होगा। और हमको क्या प्रूव करना है, तो प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है AB अपॉन BC इज इक्वल टू
AE अपॉन EB, ठीक है। लगेगा बहुत हार्ड, बट मैं बोल रही हूँ कि दोनों को मिक्स करो, आंसर आ जाएगा। क्या देखो, पहले हम लोग को क्या पता है कि ये ट्राइंगल है ABC, इसमें क्या दिया है कि ये जो रे BD है वो क्या करता है, एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है इसका जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। मतलब यहाँ पे AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसका रेशियो दैट इज AD अपॉन DC, है ना, AD अपॉन DC, इक्वेशन नंबर 1। फिर अभी हमारा BPT, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC ये जो है वो इसको पैरेलल है, तो BPT बोलता है कि AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC, AD अपॉन DC, इक्वेशन नंबर 2। रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पूरा फुल फॉर्म में लिखो क्योंकि क्या पता मार्क्स ना कट कर ले, है ना टीचर लोग, इसलिए फुल फॉर्म में लिखो। तो एंगल बाइसेक्टर, सॉरी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, दोनों जो इक्वेशन है उसमें रेशियो देखो, दोनों रेशियो का जो राइट साइड है वो इक्वल है। क्योंकि तुम नोटिस करना कि जब तुमने रेशियो लिखा था ना, तो जब तुमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज किया था ना, तो उसमें क्या हुआ था कि इस एंगल के अपोजिट में ये वाला जो साइड है इसका रेशियो आया था, ये वाला पार्ट। और जब हमने बीपीटी यूज किया था ना, तो बीपीटी में इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल हो, है ना, तो ये वाला जो रेशियो है ना वो दोनों में आया था, ये और ये वाला AD अपॉन DC जो है ये दोनों में आया था। तो अगर किसी दो इक्वेशन है उसका अगर राइट साइड इक्वल है तो इसका ये लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा, और वही चाहिए एक्चुअली में देखोगे तो वही हमारा सोल्यूशन बन रहा है। तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EB, ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, और यही चाहिए। देख लो यहाँ पे क्या बोला था कि AB अपॉन BC, तो यहाँ का ये वाला दैट इज इक्वल टू AE अपॉन EB, तो ये हमारे ये वाला जो है वो ये वाला BPT का है, और ये वाला जो है वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का है, ऐसा। तो ये मिक्स हो गया, समझा। चलो 1.2 के भी सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, अभी मतलब सॉल्व एग्जांपल हो गए 1.2 के, ठीक है। इसके बाद 1.2 पूरा प्रैक्टिस सेट है, अच्छे से करना सब लोग। एंड 1.3 के पास जाते हैं, 1.3 में है सिमिलर ट्राइंगल एंड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, कितने टेस्ट है सिमिलैरिटी के, कितने टेस्ट है सिमिलैरिटी के, 3, एंगल एंगल टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। तो ये सॉल्व एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट मैंने बहुत डिफिकल्ट वाले लिए क्योंकि इजी लेके तो मैं क्या ही करूँ। तुम देख लो, जैसे पेज नंबर 18 निकालो, देखो यहाँ पे हम लोग को ये दो ट्राइंगल है, यहाँ पे बोला है एंगल वाई ये 100 डिग्री है, एंगल जेड 30 डिग्री है, फिर इन ट्राइंगल ये 100 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ये दिया है सब, ठीक है। तो क्या बोला है, क्या बोथ द ट्राइंगल सिमिलर, इफ यस देन बाय विच टेस्ट, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय ए टेस्ट। क्यों, क्योंकि ए टेस्ट ने क्या बोला था कि अगर कोई दो ट्राइंगल है उसके अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रेंट है, कितने, दो, दो कॉन्ग्रेंट है, कम से कम तो दो होने चाहिए कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल ये दो ट्राइंगल लेंगे और यहाँ पे इसका एंगल y और इसका एंगल m कॉन्ग्रेंट है बिकॉज ईच 100 डिग्री, और इसका एंगल z और इसका एंगल n कॉन्ग्रेंट है बिकॉज ईच 30 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल टेस्ट, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप प्लीज करना, मतलब मैं बता रही हूँ बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, यूनिट टेस्ट वगैरह के एग्जाम में आ सकता है। फिर ये वाला लेना है मुझे, और ये, ठीक है, ये दोनों करवा रही हूँ। उसके बाद फिर 1.3 पूरा आई होप आपने किया होगा, एंड देन 1.4 के जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो तो बहुत ईजी है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ध्यान से देखो सब लोग, लेट्स डू दिस 1.3 अभी बाकी है, वेट वेट वेट, रुको आराम से। 1.3 के सॉल्व एग्जाम्पल करा रही हूँ। 1.3 का जो सॉल्व एग्जाम्पल है ना ये वाला, अभी ये वाला, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है आर टू ट्राइंगल्स इन द फिगर गिवन आर सिमिलर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन, इफ यस देन बाय विच टेस्ट, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन क्या दी है यहाँ पर, देखो ये जो एंगल m है आप अपना टेक्स्ट बुक निकालो, और ये जो एंगल v है, ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये गिवन में दिया है क्योंकि इशारा है, और ये 3 है, सॉरी ये 6 है, ये 10 है, ये 3 है, ये 5 है। यहाँ पे अगर कोई टेस्ट लगेगा तो SAS टेस्ट ही लग सकता है, SAS, हाँ, दो साइड और एक एंगल वाला टेस्ट, क्योंकि दो साइड की वैल्यू दी है और एक एंगल कॉन्ग्रेंट दिया है। तो SAS टेस्ट ने क्या बोला था, याद करो, SAS टेस्ट जो है उसने बोला था कि अगर कोई दो ट्राइंगल है उसके दो साइड का रेशियो अगर इक्वल है
और वो दोनों साइड के जो बीच में जो एंगल आ रहा है वही कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। एंगल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है ना, वो दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है ना वही कॉन्ग्रेंट चाहिए। कोई ऐसा वैसा कोई भी एंगल नहीं कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। तो ये देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या किया, ये दोनों ट्राइंगल लिया और पहले तो इस ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाला, दैट इज पीएम अपॉन यूवी। तो इसका रेशियो 6/3, तो 3 1 3 2 6, इसका रेशियो आया 2/1। फिर इसका रेशियो निकाला mn अपॉन वीएन, mn अपॉन वी डब्ल्यू सॉरी, तो 10/5, 10/5, 5 1 5 2, तो इसका रेशियो भी 2/1 आया। तो मतलब यहाँ पे दो साइड का रेशियो इक्वल आया। और ये दोनों साइड के जो बीच में एंगल है वो m है, ये दोनों साइड के जो बीच में एंगल है वो है V। तो क्या एंगल M और एंगल V कॉन्ग्रेंट है? यस, गिवन में दिया है ये। तो हाँ, हम अब बिंदास बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय SAS टेस्ट। यस, बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो साइड का रेशियो इक्वल है और वो दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है वही कॉन्ग्रेंट है। तो यस, SAS टेस्ट से सिमिलर हो गए। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, कैन वी से दैट द टू ट्रायंगल्स इन द फिगर सिमिलर according to the information given, if yes then by which test? सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया है हमको, देखो ये 14 दिया है, ये 20 दिया है, ये 21 दिया है, ये 30 दिया है, और यहाँ पे एंगल Z और एंगल P कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो XY और MN का रेशियो निकाला, तो 7 के टेबल में 7 2 14, 7 3 21। फिर हमने इसका रेशियो निकाला, देखो ये साइड का और ये साइड का रेशियो निकाला, फिर ये साइड का और ये साइड का रेशियो निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो साइड गिवन में दी है उसका ही रेशियो निकलेगा ना ऑब्वियसली। तो इन दोनों का निकाला, यानी कि YZ अपॉन NP, तो 20/30, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो इस दोनों साइड का रेशियो इक्वल आया। लेकिन क्या यहाँ पे ये जो दो साइड का जो ये दोनों साइड के जो बीच में एंगल है और ये दोनों साइड के बीच में जो एंगल है, क्या वो दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है क्या? नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे क्या बोला है, बट इट इज गिवन दैट कि Z इज इक्वल टू P, है ना, ये तो मैंने मार्किंग किया है, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है ना। बट यहाँ पे क्या बोला है कि एंगल Z और P कॉन्ग्रेंट है, बट एंगल Z एंड एंगल P आर नॉट इंक्लूडेड एंगल बाय द साइड विच आर इन प्रपोर्शन। इसका मतलब क्या है कि जो दो साइड प्रपोर्शन में है, जो दो साइड प्रपोर्शन में है उसमें ये दोनों एंगल उसके इंक्लूडेड नहीं है। मतलब अभी ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड प्रपोर्शन में है ना, तो इनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो ये दोनों नहीं है, सॉरी। तो वही बोला है, बट ये जो एंगल Z और एंगल P है, दे आर नॉट द एंगल विच आर इंक्लूडेड बाय द साइड विच आर इन प्रपोर्शन। सो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, सॉरी, ये सिमिलर नहीं है। तो आप ऐसे मत बोल देना SAS टेस्ट से ये सिमिलर है, गलत हो जाएगा। तो ये साइड का रेशियो, ये साइड का रेशियो और ये साइड का और ये साइड का रेशियो इक्वल आया, बट ये दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है और ये दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है, कोई और एंगल, कोई दूसरा एंगल कॉन्ग्रेंट है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। समझा? क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, मैं उसके लिए इधर नोट्स बनाई हूँ। हाँ, यहाँ पे हम लोग को बोला है, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमको बोला है कि यहाँ पे ये जो BP है दैट इज परपेंडिकुलर टू AC, एंड यहाँ पे जो CQ है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, तो यहाँ पे CQ जो है परपेंडिकुलर है AB को। तो देन प्रूव दैट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखो सिमिलर के 3 टेस्ट है, मेजॉरिटी हमारा एंगल टेस्ट बहुत काम आता है। ठीक है, तो ये देखो पहले तो हाईलाइट कर दो, हाईलाइट बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो APB हम क्या लेंगे, APB मतलब ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें याद रखना ये P जो है ना, एंगल P वो 90 है, क्योंकि यहाँ से 90 है, ऊपर से भी अंदर से भी 90 होगा ना ऑब्वियसली, तो P 90 है। और दूसरा ट्राइंगल है AQC, AQC, AQC। ठीक है, इसमें Q 90 है, तो हो गया। और एंगल A जो है वो कॉमन एंगल आ रहा है दोनों के बीच में, और बढ़िया एक्टिविटी है ये। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे बोला इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQC। तो यहाँ पे क्या बोला है कि APB कितना होगा एंगल, डिग्री है ना, तो यहाँ पे 90 आएगा। और यहाँ पे AQC कितना होगा, ये 90 होगा और ये भी 90 है, तो 90 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। मतलब एक ब्लू वाला ट्राइंगल है और एक रेड वाला ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल है, एक ऐसा ट्राइंगल है। ठीक है, APB, APB जिसमें P 90 है। फिर एक ऐसा ट्राइंगल है, ऐसा,
ये है ए क्यू सी, ए क्यू सी, इसमें क्यू 90 है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये P और ये Q 90 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और उसके बाद A और A क्या है दोनों में, ये A जो है वो कॉमन एंगल है, तो एंगल A एंड एंगल A आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि ऐसे लिखा है PAB और QAC कॉन्ग्रेंट, बिकॉज कॉमन एंगल लिखना, कॉमन एंगल है ना, एंगल A इज द कॉमन एंगल, तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल टेस्ट, हो गया सिंपल। तो बस कौन से दो ट्राइंगल थे ना वो नोटिस करने का अच्छे से, एक तो ये वाला ट्राइंगल था और एक ये वाला, तो एक निकला 90 और एक निकला कॉमन एंगल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखोगे ना तो हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 में है ना दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, वो भी थोड़े ऐसे ही है, बस इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, पहले तो पढ़ो। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है, ओके क्वाड्रिलेटरल है, बट ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ऐसा कुछ नहीं बोला है, ये नहीं बोला है कि ये ट्रेपेजियम है, तो कुछ नहीं बोला है, ट्रेपेजियम है क्या पता नहीं, नहीं बोला है कि नहीं मानने का, क्या पैरेललोग्राम है पता नहीं, बोला नहीं है ना, मतलब कुछ भी मत मानो, क्वाड्रिलेटरल है बस इतना बोला है, क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा जिसके 4 साइड होते हैं, ठीक है, बस इतना पता है, एंड इसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट Q, और हम लोगों को क्या बोला है यहाँ पे, डबल ऑफ क्यू ए, डबल ऑफ डबल ऑफ क्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी, मतलब इसका डबल करोगे तो ये मिलेगा, वैसे ही यहाँ पे बोला है डबल ऑफ बी क्यू इज क्यू डी इधर है, तो हेंस प्रूव दैट BC जो है वो डबल है किसका, AB का। तुम याद करो वो दोनों क्वेश्चन में हम कुछ करते थे, वो दोनों, और सबसे एक बात बता देती हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में फर्क इतना है कि इन दोनों क्वेश्चन में हमको दिया रहता था कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम जब होता है ना तो वी नो दैट कि ट्रेपेजियम के जो वन साइड है, मतलब ट्रेपेजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, बट यहाँ पर आप नहीं बोल सकते ऐसा कि ये दोनों पैरेलल है टीचर, नहीं बोल सकते, सॉरी। तो यहाँ पे ना आप ऐसे अल्टरनेट एंगल नहीं लगा सकते, क्योंकि जब तक आपके पास पैरेलल नहीं है तो आप नहीं बोल सकते ऐसा, ठीक है। तो गलती से भी ऐसा मत करना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी ये काम करेंगे, हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे और हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, और हम ये दोनों ट्राइंगल को क्या बताने वाले हैं, ऑब्वियसली सिमिलर बताएंगे, क्या बताएंगे, सिमिलर, सिमिलर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए टेस्ट से ये सिमिलर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते मतलब नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते टीचर, बहुत बच्चे बोलेंगे क्यों नहीं हो सकते टीचर, बस ऐसे बोल दो ना कि ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ ये बात सच है, लेकिन बाकी फिर दूसरा एंगल कौन सा कॉन्ग्रेंट होगा, ए टेस्ट के लिए कम से कम दो एंगल को तो कॉन्ग्रेंट बताना पड़ेगा, तो आप बोल दो कि मिस ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट बता दो, बट ऐसे कैसे बता दूं, बोलोगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं ना जब लाइन वहां पे पैरेलल हो, आप बोलोगे मिस हाँ ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, अरे वो क्वेश्चन अलग थे, उसमें ट्रेपेजियम दिया था, ट्रेपेजियम है अगर तो हाँ, ट्रेपेजियम का क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, उसके बाद ये ट्रांसवर्सल हो जाता है, फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ ये अल्टरनेट एंगल्स है एंड अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है हमारे पास वैसा, हम यहाँ पे सिर्फ इतना इन लोग ने बोला है कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट इन द पॉइंट Q, बस इतना बोला है यार, तो आप क्या करेंगे अभी, तो इधर हमारा यूज होगा, अभी हमें ना इसका यूज करेंगे, ये यहाँ पर हम एक्चुअली में क्या यूज करेंगे पता है, यहाँ पे हम SAS टेस्ट यूज करने वाले हैं, SAS टेस्ट क्या होता है, साइड एंगल साइड टेस्ट, हम क्या करेंगे ये दोनों ट्राइंगल के दो साइड का रेशियो इक्वल बताएंगे और वो दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, देखते धीरे धीरे, गिवन में ये लिखेंगे, याद करो कि गिवन में क्या दिया था, गिवन में हमको दिया था कि डबल ऑफ AQ, मतलब ये डबल ऑफ AQ इज इक्वल टू QC, और दूसरा गिवन में दिया है कि डबल ऑफ BQ इज इक्वल टू QD, और हमको प्रूव करना है कि ये जो CD है वो डबल है किसका, AB का, तो आराम से ये गिवन का यूज करते हैं, वेट गिवन का कैसे यूज करेंगे देखो, आराम से समझो, सोल्यूशन ये कुछ अलग है, पहले तो देखो क्या दिया, डबल ऑफ AQ, QA तो QA ही लिखती हूँ, डबल ऑफ QA इज इक्वल टू QC, तो यहाँ पे क्या करो, ये QA को इधर ही रहने दो,
ये QC जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, QC डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा मतलब 1, और ये मल्टीप्लाई में जो 2 है वो डिवाइड में आ गया 2। समझ रहे हो? मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये जो QA और QC है उसको एक साइड ले रहे हैं और नंबर को एक साइड रख रहे हैं। तो ये देखो आराम से समझना, ठीक है, आराम से। ये QA इधर ही रहने दो, ये डिवाइड में आएगा, ठीक है, और इधर कुछ नहीं मतलब 1 है ना, QC इंटू 1 QC, तो इधर 1, और ये मल्टीप्लाई में 2 है, ये डिवाइड में आ गया 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सेम हम इसके साथ करेंगे, दैट इज इसके साथ, इसके साथ ये 2QB इज इक्वल टू QD, तो यहाँ पे QB इधर ही रहने दो, ये QD नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर 1, और ये मल्टीप्लाई में 2 है, ये डिवाइड में 2 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है। और अभी देखना हम ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, तो इन ट्राइंगल इन लोग ने भी ऐसे ही किया है, ये देखो। हाँ, ये नंबर कहाँ से आ गया भाई, हमारे सोल्यूशन बाकी है, क्या हो क्या गया, एक मिनट। इन्होंने सोचा कि हमारा खत्म हो गया, वेट, ये देखो, ये भी इन लोग ने ऐसे ही किया। ओके, अभी ये देखना, अभी इन लोग ने ये ट्राइंगल लिया है AQB, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ऑर्डर बस चेक कर रही थी ताकि फिर आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं जो, तो हम अभी क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल लेंगे, तो इन ट्राइंगल ट्राइंगल का नाम अगर मैंने AQB लिखा, अगर यहाँ पे A से स्टार्ट किया, अगर यहाँ पे AQB लिखा ना, A से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे ऑब्वियसली CQB लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कनेक्शन बताया था ना कि डबल ऑफ QA इज इक्वल टू व्हाट, QC, तो इसका और इसका कहीं कनेक्शन है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे A से स्टार्ट किया है, ABQ लिखा है, अगर ऐसा लिखा है AQB, तो यहाँ पे अगर A से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे C से स्टार्ट करेंगे, CQB, ठीक है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, तो CQB, तो ये दोनों ट्राइंगल है। तो ये रेशो देखो, ये चेक करना, ये रेशो कितना इंटरेस्टिंग मिला है आपको। यहाँ पे क्या मिला है कि यहाँ पे देखो, ये QA और QC का, ये दोनों साइड का जो रेशो है वो हमको मिला है 1/2, और ये देखो BQ और QD का रेशो भी मिला है 1/2, मतलब ये दोनों ट्राइंगल है और इनके करस्पॉन्डिंग साइड का, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल मिला। मतलब ऐसे सोचो, ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है, इसका इसका रेशो आया 1/2, इसका इसका रेशो आया 1/2, ठीक है। तो दो साइड का रेशो इक्वल आया और वो दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो कॉन्ग्रेंट है। कैसे, पहले रेशो चेक कर लो, हाँ प्लीज रेशो चेक कर लो, मैं फिर से दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे कुछ अलग कलर लेती हूँ, ये देखो, तो यहाँ पे इसका और इसका रेशो, एक साइड ऊपर वाले ट्राइंगल से होगा, एक साइड नीचे वाले ट्राइंगल से होगा, टू बी वेरी फ्रैंक, इसका रेशो 1/2 आया। फिर अगर नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे इसका और इसका रेशो, ये भी आया 1/2। और अभी देखो कि दो, अभी ये देखो, ये दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो इधर ये है, और ये दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो ये है, तो दो साइड का रेशो इक्वल है और इनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो कॉन्ग्रेंट होगा। क्यों, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, तो यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म होते हैं ना, दे आर नॉट कॉमन एंगल, कॉमन एंगल का नाम मत दे देना, रीजन में आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो यही लिखा है। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये रेशो इक्वल है, ठीक है, ये रेशो इक्वल है, पहले ये रेशो को इक्वल बता दिया, फिर ये दोनों ट्राइंगल का नाम लिखा इन ऑर्डर, तो ये दोनों ट्राइंगल के दो साइड का रेशो इक्वल है, फ्रॉम ये प्रूव कर दिया है, और इनके बीच में जो एंगल है, एंगल क्यू, वो कॉन्ग्रेंट है, बिकॉज दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। पहले तो ये दिखा दो सिमिलर, एंगल टेस्ट से ये सिमिलर नहीं हो गए, टू बी वेरी फ्रैंक प्लीज वो मत डालना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ये पूरा बता देना, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये बताना है, वेट 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 आराम से। तो अगर अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, इसका मतलब AQ अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, AQ अपॉन CQ इज इक्वल टू QB अपॉन QD, QB अपॉन QD दैट इज इक्वल टू AB अपॉन CD, AB अपॉन CD, रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है ना, ये रेशो इक्वल होगा। अब अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली ये रेशो 1/2 है, ये रेशो 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये तो ऑब्वियसली अगर सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो ये तो 1/2 है, ये 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू, इसके बीच में ये रिलेशन दिखाना है, तो ये ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये हमको प्रूव करना है, दिस इज द टारगेट।
तो अभी क्या करोगे, ये दोनों को ले लो, क्योंकि वैसे भी ये क्या करोगे, क्रॉस करके सॉल्व कर दो। CD इंटू 1 हो गया CD इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी हो गया 2AB, और यही तो हमको प्रूव करना था। हैंस प्रूव, झाला रे झाला, झाला रे झाला, झाला रे झाला। समझ रहे हो क्या? ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है क्या? नहीं ना, मतलब इजी है, थोड़ा ध्यान दो बस। बस पहले तो ये जो दो गिवन था ना, उससे हमने ये रेशो निकाला, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, ये ट्राइंगल लेना है और ये ट्राइंगल लेना है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो इसका और इसका रेशो है 1/2, इसका और इसका रेशो है 1/2, और ये दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है, ये दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है वो ये, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। जब एक बार ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होगा। तो ये 1/2 है, ये 1/2 है, ठीक है। बट इन लोग ने वही बोला है कि ये 1/2 है, तो देयरफॉर ये भी, मतलब ये भी 1/2 होगा। और बस इसको सॉल्व कर, CD इंटू 1 CD और 2 इंटू ए बी 2AB, ऐसा कुछ कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया 1.3 के भी सारे हो गए, ये पूरा देख लेना। उसके बाद 1.4 आते हैं। 1.4 बहुत इजी है, ये तो आप आराम से कर सकते हो। ओके, वी नो दैट अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो इनके एरिया का जो रेशो होता है, दैट इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। याद है ना, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशो होता है, दैट इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो बस यहाँ पे एरिया का वैल्यू था 16, दूसरे ट्राइंगल के एरिया का वैल्यू है 25। यहाँ पे PQP क्या आ रहा है, PQR होगा शायद, हाँ। तो यहाँ पे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो निकालना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड किया और आ गया। फिर ये रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब दो ट्राइंगल सिमिलर है और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो दिया है, मतलब S1 is to S2 दिया है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल। तो इन लोग ने बोला अज्यूम दैट कि जो दो ट्राइंगल है उसका नाम लिया ABC और PQR। इसमें से अजम्पशन करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा छोटा। देखो, हमारे पास क्या है, वी नो दैट दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो इनके एरिया का जो रेशो होता है, दैट इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। इन लोग ने पहले वाले ट्राइंगल को स्मॉलर क्यों लिया, क्योंकि जो साइड दिया है ना, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो दिया है ना, उसमें जो पहला वाला है ना वो छोटा है, पहला वाला जो नंबर है ना वो छोटा है। तो इन लोग ने बोला कि पहला स्मॉलर है और दूसरा ट्राइंगल बड़ा ले लेते हैं। तो वी नो दैट जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनके एरिया का जो रेशो होता है, दैट इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा छोटा ट्राइंगल है, इसका एरिया हमको दिया है, तो ये 64 है। A2 मतलब हमारा बड़ा ट्राइंगल है, उसका एरिया फाइंड करना है, और ये गिवन है S1/S2, मतलब 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो हमको ये बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो निकाल लो ना। तो ये हो गया 64 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हुआ 4, 5 का स्क्वायर हुआ 25। तो ये ऐसे सॉल्व कर लो, 25 इंटू 64 इज इक्वल टू, ये A2 उधर गया, 4 इंटू बड़े ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। मैंने कुछ नाम नहीं रखा, A2 ही रखा। 4 इधर डिवाइड में आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में जो था वो। तो 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 4 8 जा, नहीं 4 8 जा नहीं, 4 6 जा, अरे 6 भी नहीं, हाँ 6 जा। तो 25 इंटू 16 कर लो, 25 इंटू 16, तो जो आंसर होगा ना वही होगा। तो ये देखो, ये इसको कट किया है, 1 जा 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 4 6 जा 24, तो 16 इंटू 25 कर लो, 6 5 जा 30, ये 0 5 और ये 2, तो 0 0 1 और ये 4 400, तो 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी ये दूसरा फिर से वही आ गया ये, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे ट्रेपेजियम दिया है। हम लोग को क्या बोला है कि ये क्वाड्रिलेटरल, ये लास्ट होगा, ठीक है, उसके बाद खत्म, फाइनली खत्म हो रहा है। तो ये ABCD ये ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का ऐसा होता है ना कि उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो ये पैरेलल है, ठीक है। और डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एट पॉइंट P इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन प्रूव दैट कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये APB, मतलब यहाँ पे भी देख लो, हाँ यहाँ पे क्या बोला है कि ये ट्राइंगल और CP ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्ड। ओ हो, मतलब देखो,
तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्राइंगल है, ये छोटू ट्राइंगल और ये जो बड़ू ट्राइंगल है, वन ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाओ, क्योंकि इधर सिमिलर नहीं है ना। तो जब आप ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दोगे, तो हमारा जो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, वो क्या बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो इसकी ये वाली साइड है AB और इसकी जो साइड है वो CD, ये करस्पॉन्डिंग साइड का हो जाएगा। तो सिमिलर कैसे प्रूव करोगे इसको, AA टेस्ट से प्रूव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रेपेजियम दिया है, तो ट्रेपेजियम है तो अल्टरनेट एंगल हम यूज कर सकते हैं, राइट, है ना। तो ये वाला ट्राइंगल ले गए एक, और सेकेंड ट्राइंगल हम लोग ले गए ये वाला। तो अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि ये जो एंगल A है और ये जो एंगल C है वो कॉन्ग्रेंट होगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल। और ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे A से स्टार्ट किया, APB लिखा है, तो अगर यहाँ पे A से स्टार्ट किया तो यहाँ पे CPD, फिर यहाँ पे एंगल P और एंगल P कॉन्ग्रेंट है, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय AA टेस्ट। और जब एक बार ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो वी नो दैट इनके एरिया का जो रेशियो होगा, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। बस यही प्रूव करना है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। और कौन सी लोगे, इस ट्राइंगल की साइड लेनी है ये AB, क्योंकि यहाँ पे ऊपर AB है, और ये नीचे वाले ट्राइंगल की साइड लेनी है CD, क्योंकि यहाँ पे नीचे CD है। तो AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, स्क्वायर जरूर लगाना, ठीक है, रीजन होगा वो थ्योरम का ना। तो ये हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस उसके बाद स्टार्ट हो रहा है हमारा 1.4, ठीक है। तो 1.4 कंप्लीटेड, मतलब सॉरी कंप्लीटेड बोल रही, सॉल्व एग्जांपल कंप्लीटेड। प्लीज जो डिफिकल्ट वाले हैं वो अच्छे से घर पे ट्राई करना, ठीक है। अगर और भी नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्व एग्जांपल चाहिए तो प्लीज सपोर्ट दिखाना, कमेंट करना। 500 से 600 कमेंट अगर आएंगे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर का सॉल्व एग्जांपल का वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, सारे वीडियोस अवेलेबल है, वीडियो को शेयर करना, बाय बाय, टेक केयर, लाइक कर देना वीडियो को, बाय बाय।